नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी निर्णय ले रहे हैं और जिस अंदाज में वो निर्णय ले रहे हैं, लगता ऐसा है कि उन्होंने तय कर लिया है या तो जाति आधारित राजनीति चलेगी इस देश में या फिर राष्ट्रवाद के आड़ में धर्मवादी राजनीति चलेगी इस देश में। जी हाँ, संघ जिस उद्देश्य के लिए गठित हुआ था, जिस लक्ष्य को लेकर संघ का गठन हुआ था या जिस लक्ष्य को लेकर संघ आगे बढ़ रहा था, अब जो मोदी का अंदाज है वो अंदाज जता रहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने को मोदी अब तैयार नहीं है। भले ही बिहार के चुनाव में कहा गया था कि आरक्षण के बारे में मोहन भागवत ने जो कहा, इस वजह से बिहार में मोदी को हार झेलनी पड़ी। हालांकि उस हार से बाहर निकलने में मोदी को कई वर्ष लगे, लेकिन इस बार 2019 में जो वो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय कहीं न कहीं जता रहा है कि इस बार वो निर्णायक मूड पर है, क्योंकि महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से ओबीसी को उन्होंने नज़रअंदाज किया है, ओबीसी रिजर्वेशन को नज़रअंदाज किया है, उसी तरीके से संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जिस तरीके से ब्राह्मणवाद को खुलकर स्थापित करने की चुनौती उन्होंने दी, तमिलनाडु से ब्राह्मणों को बुलाकर, कई ऐसे निर्णय उन्होंने देखे इस दौर में उन्होंने दिखाया है जो जता रहा है कि यह देश अब संविधान से नहीं, यह देश अब मनुस्मृति से चलेगा, यह देश अब वेद और पुराण के आधार पर चलेगा। मनुस्मृति की बात गई। इस देश में अब अम्बेडकर नहीं चलेगा, इस देश में अब तुलसी की रामायण चलेगी, इस देश में अब कबीर के दोहे नहीं चलेंगे, इस देश में अब ऋग्वेद की युक्तियाँ चलेंगी। मतलब ये साफ संदेश है कि मैं आर पार, मैं आऊँ या ना आऊँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन लड़ाई निर्णायक होगा। भले ही इस मुद्दे पर पहली बार कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी और कास्ट सेंसस की बात फिर से दोहराई, पार्लियामेंट से लेकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। मतलब कांग्रेस भी जातिवादी राजनीति को अब अपना आधार मानते हुए आगे बढ़ने का मन बना लिया है, ये साफ दिखने लगा है। तो ज़रा सुन लीजिए राहुल का अंदाज और किस तरीके से राहुल ने कहा कि हाँ, पिछली बार जो महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों का जो कोटा निर्धारित नहीं था वो गलत हुआ था। मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। ज़रा सुनिए राहुल का। 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल जी, एक मिनट Mr. Gandhi, what has changed since 2010 to now that you have shifted your stance on OBC support? we have not shifted our stance. You're maybe not well informed. We are the party that did the caste census. We carried out an entire census getting caste data. We didn't release it at the time. There was a discussion, internal discussion. We should have released it at the time, and it should be released now. There is no change in our view on this. और जरा सुनिए तेजस्वी का, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। अंदाज देखिए और तेवर देखिए कि पिछड़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जरा सुन लीजिए बात। अब लागू होगा कानून। हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। लालू जी
भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल हम पूछे कहा जा रहा है। और आप लोग हम तो पहले भी कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो सुन लिया, राहुल को भी सुना और तेजस्वी को भी आपने सुना, लेकिन इन दोनों के सुनने से जो एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है कि जातिवादी राजनीति को लेकर अब कांग्रेस भी अपने पुराने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो उनके लिए हमेशा वो चीज़ें ऑब्जर्वेशन के तौर पर रहा। महिला आरक्षण में पिछड़ों की भागीदारी ना हो, ये कांग्रेस की भी कभी किसी दौर में इच्छा रही है, और कांग्रेस की उस बिल में का पास नहीं होने की वजह भी वही रहा। शायद हमें लगता है कि अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात अगर कांग्रेस कर दी रहती तो महिला आरक्षण का बिल उसी सत्र में, उसी दौर में 2010 मनमोहन सिंह के ही प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हो गया रहता, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी। मतलब अब उन्हें लगने लगा है कि इस देश में अगर छद्म राष्ट्रवाद और मनुवाद को रोकना है तो जातिवाद का चोला पहनना ही पड़ेगा, लोहियावाद का चोला पहनना ही पड़ेगा, मधुलमीय के उस समाजवाद का चोला पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मोदी को रोकना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन तरीके से मोदी को रोका जा सकता है? और आखिरकार इतने बड़े स्तर पर ओबीसी वोट को भी नज़रअंदाज करने की साहस मोदी क्यों उठा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी अगर उसमें ओबीसी जोड़ देते तो उन्हें कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होना था। क्या होना था वो उससे तो कोई मतलब नहीं था उनको, लेकिन ओबीसी को उन्होंने नहीं जोड़ा। मतलब संघ रिजर्वेशन को लेकर जिन विचारधारा को मानता है, उनका मानना है कि रिजर्वेशन से हिंदुत्व कमज़ोर होता है, हम सभी हिंदू एक हैं। रिजर्वेशन से वो बातें टूट रही हैं, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और उसी संघ के आइडियोलॉजी को मोदी लेके आगे बढ़ रहे हैं, यह जानते हुए कि 24 में अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो फिर तिहाड़ भी जाना पड़ सकता है। यह जानते हुए भी हमारे साथ जितने लोग हैं उन लोगों को बुरे दिन आ सकते हैं। इन सब के बावजूद भी कास्ट के नाम पर मोदी कंप्रोमाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, और यह कहने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ओबीसी के सांसद, विधायक सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं। ओबीसी का कोई उदाहरण ना दे, ओबीसी का कोई ताना ना दे, क्योंकि राहुल ने तो सेक्रेटरी लेवल तक की बात कर दी कि कितने सेक्रेटरी ओबीसी और कितने सवर्ण हैं। उस राजनीति को उस हाइप तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन न संघ डर रहा है न मोदी डर रहा है। मतलब अब इस यूज को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में मोदी है, क्योंकि इस बार अगर ये चीज़ें नहीं चली तो तय मानिए सिर्फ संसद भवन ही नहीं बदला है, देश का पूरा संविधान बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी कमोबेश उसी आधार पर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है जो आधार संघ का रहा है, जो आधार हिटलर का रहा है। और उस आधार के पीछे का आधार यही है कि जनता आज धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर मोदी के साथ खड़ा है। और अगर मोदी के साथ खड़ा रहा तो फिर जिस तरीके से नए संसद भवन बने, नया संविधान बनेगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक नागरिकता होगी, सारी चीज़ें जो आप दिख रही है विविधताओं वाली बात जो कहते हैं ना विविधताओं में एकता, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो करेंगी, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अब जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं, जिस राह पर हम आगे बढ़ चले हैं, वो राह आसान भले ना हो
लेकिन कठिन नहीं है। उस राह को हम पार कर सकते हैं, ये भरोसा मोदी को है। इसलिए मोदी उन नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान पर मैंने फतह किया, G20 पर मैंने फतह किया, चीन को आंख से आंख मिलाकर जवाब देने को तैयार है, कनाडा की ऐसी की तैसी करके छोड़ेंगे। मतलब हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष, हमने सबको अपने उंगलियों पर नचाया है। G20 में कमोबेश उन्होंने इसी तरीके का अपने पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश की। ये सारी कवायद इस बात को लेकर है कि इस देश में जो जाति आधारित राजनीति है, और क्षेत्रीय दल क्या है, जातियों का ही कुनवा है ना। और अगर जाति आधारित राजनीति खत्म हो जाए तो ये कुनवा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये निर्णायक लड़ाई इस मूड पर लड़ रहे हैं मोदी कि ये जो जातिगत राजनीति है, जिस वजह से हर कई स्टेट में छोटी छोटी पार्टियां जन्म ले ली है और जाति के आधार पर राजनीति की वजह से वो मेन एक्सट्रीम की राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए निर्णायक लड़ाई ही लड़ लेते हैं। देखिए मोदी के इस फैसले का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मोदी अब समझौते के मूड में नहीं है, आर पार के मूड में है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जिस अंदाज में राहुल और तेजस्वी ने जाति आधारित जनगणना और पिछड़े के रिजर्वेशन को लेकर बात रखी है, पहली बार कांग्रेस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बदलते हुए दिख रही है। इसका क्या असर होगा चुनावी राजनीति पर फिलहाल आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस रास्ते अगर कांग्रेस 2024 को फतह करने में कामयाब हो गया तो समझिए ये न नेहरू का कांग्रेस होगा, न इंदिरा का कांग्रेस होगा, न राजीव गांधी का कांग्रेस होगा, न नरसिम्हा राव का कांग्रेस होगा, न मनमोहन सिंह का कांग्रेस होगा। ये एक अलग तरह का कांग्रेस होगा जो राहुल कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से निर्णायक लड़ाई मोदी लड़ रहे हैं कि इस देश में जातिवादी राजनीति नहीं चलेगी, उसी तरीके से राहुल भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जातिवाद इस देश का यथार्थ है और उसी यथार्थ के सहारे धर्मवाद और छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति को रोका जा सकता है। देखिए जीत किसकी होती है, लेकिन ये तय है जिसकी भी जीत होगी बिहार नहीं देश बदलेगा, ये तय है।